अभी हम सवाल ही जवाब है एक दो दिन से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा था। एक कपल है, ल्यूक और मिया, जो अपने पास में एक मीटिंग हो रही है, उनको वहां इनवाइट किया जाता है। ये लोग बड़ी प्रगति सोच वाले व्यक्ति होते हैं, ये वहां पहुंचते हैं। तो हमें वहां से ये सीखने को मिला था कि एक तो मीटिंग पास में थी, दूसरा ये लोग प्रगतिशील थे, मिलनसार थे। इन्होंने सोचा बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी, और क्या सोचा, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ऐसी सोच के लोग ही इनवाइट मीटिंग में आते हैं। और उसके अलावा ये उसको पसंद भी करते थे जिसके घर पे मीटिंग हो रही थी, यानी कि उसकी छवि भी अच्छी हो, मालूम पड़ा कि वो गुंडा का बड़ा टाइप का आदमी हो और मशहूर हो, शराब पी के गाली बकता है रोज, उसके घर में तुमने मीटिंग लगा दी तो पड़ोसी नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें मीटिंग कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। इस किताब से ये पता चलता है। इसके अलावा क्या पता चलता है? ये लोग आपस में बात कर रहे थे, पति पत्नी। यार, हम लोगों से समझाते हैं ना, व्यापार कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो हमें समझाने में टाइम लगता है, और हर आदमी समझता भी नहीं जल्दी। कोई ऐसा तरीका मिलता है कि हमें समझाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही कह रहे होते हैं हमें ना अच्छा स्वास्थ्य चाहिए भैया, हमें ये चाहिए, हमें फलाना दिमाग। तो इस राइटर ने कहा ये समस्या खत्म। अगर इस पुस्तक में जो भी लिखा है उसको आपने पूरा अपने जीवन में उतार दिया, कुछ चेंज मेंज नहीं करा, तो ये किताब आपको उसका एक्सपर्ट बना देगी कि जब आप सामने वाले से बात किया करोगे तो आपको बिजनेस करने के लिए या प्रोडक्ट लेने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप पूछ रहा होगा आपके पास इसके संबंध में कुछ है। तो भैया ये किताब उस इतना जब वो हमें दे रही है, तो हमें उसी तरीके से इसको ले लेना। एक लाइन इसकी बहुत प्यारी थी, क्या, कहाँ गई वो? चलिए, पहला खंड में हम लोगों ने ना इस चित्र को देखा था कल। दिख रहा है आपको? नए लोगों से बात करूंगा, इस चित्र में उनको क्या दिख रहा है, जरा पढ़े पढ़े, ध्यान से पढ़े, पढ़ने का प्रयास करिए इसमें क्या दिख रहा है। और जिन लोगों को दिख रहा है वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल ना करें, लिखें नहीं। क्योंकि जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार इस चित्र को देखा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है इस चित्र में, और आप चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए, और लिखिए जरूर। लेकिन वही लोग लिखें जो नए लोग हैं, जो पहली बार इस चित्र को देख रहे हैं। जिनको दिखाया जा चुका है, जिन्हें याद है, वो अभी थोड़ा सा कंट्रोल उदय लगाए अपने ऊपर। राइट। पहला कदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोविंद सिंह जी ने लिखा है पहला कदम, लिखा हुआ है। पहला कदम के नीचे जो लकीरें खींची हुई हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बहन, उसमें क्या लिखा वो बताइए। पहला कदम के नीचे जो लकीरें हैं, काली काली लंबी लंबी, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ पढ़ पा रही हैं आप? इसको लिखिए सब लोग जल्दी से। गोल लिखा हुआ, अच्छा। और लिखो, गोल नहीं है भैया ये, गोल नहीं है, चकोर है, लंबा लंबा है, ऐसा ऐसा है। ठीक है। अब अब इसको पढ़ने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने ये देखा, अब आपको क्या करना है, इस पुस्तक को ऐसे कर देना, ऐसे तिरछा कर देना है थोड़ा सा। अब चूंकि मैं यहाँ पर आ, आपको बहुत बढ़िया हो सकता है कैमरे में ना दिखा पाऊँ, लेकिन इसको अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो फॉलो योर ड्रीम लिखा हुआ है। और जब हम सामने से देख रहे होते हैं तो हमें खाली ये लकीरें नजर आ रही होती है, पता नहीं क्या है, लंबी लंबी बेतरतीब लकीरें हैं। जैसे इसको ऐसे देखते हैं तो लिखा हुआ है फॉलो योर ड्रीम। ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जब आप बुक को देखोगे ना, तो ऐसे करके देखोगे तो बड़ा साफ नजर आएगा। बहुत बढ़िया, फॉलो योर ड्रीम। इसका मतलब क्या है? ये राइटर इस चित्र के माध्यम से ही आपको समझा देना चाहता है कि, चित्र के माध्यम से ही समझा दे रहा है वो कि अपना नजरिया बदलो। जरा सा नजरिया बदलते ही नजारे बदल जाएंगे। जो चीज आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही, आपको लगा कैसे होगा यार, इतना कंपटीशन है, लोग सुनते नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत परेशानी है। जरा सा आपने बताना सीख लिया, सीख लिया बस, तो लोग सुन रहे हैं।
तो हमें नजरिया ये नहीं लगाना है कि लोग सुनते नहीं, हमें सुनाने लायक बनने पर विश्वास करना है। किसी से तो सुन रहे हैं, तो हमसे क्यों नहीं सुन रहे, इस तरीके से सोचो ना। चले आगे हम लोगों ने पढ़ा ये सफलता के 5 स्वर्णिम नियम, ठीक। और उसमें एक लाइन बहुत प्यारी थी, सफलता एक खेल है। इसको बहुत ध्यान से समझना, जीवन में उतार लेना। सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे, जितनी बार अधिक खेलेंगे, उतनी ही अधिक बार जीतेंगे। जिसकी और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे, उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। मतलब समझो इसका गहराई समझो। इस लाइन को जिसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया वो किंग है। क्या? सफलता एक खेल है, इसको पहले तो खेल की तरह लेना सीख लो। हम मीटिंग करने गए, वहां पर समान हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, तो हम लक्षण चढ़ा के आ गए, हमारा मुंह लटका हो गया, हम नेगेटिव जोन में चले गए, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसे खेलते हैं ना, तो क्रिकेट खेल रहा मान लो, तो क्या हर बॉल पे 6 उड़ा दोगे? कभी आउट भी होगे तो क्या क्रिकेट से संन्यास ले लोगे? नहीं। अगर आप बॉलर हो, आपकी बॉल पे उन्हें 6 लगा दिया, 4 लगा दिया, तो क्या हम नहीं खेल रहे भैया, ये इतनी जोर से मार देता है, ऐसा करोगे? नहीं। खेल की बात, कभी वो भी मारेगा आपकी बॉल को, कभी आप ऐसा यार कर मारोगे, कभी उसको ऐसी फुलटाल दोगे कि गिल्ली उड़ जाए उसकी। तो खेल है, तो पहले तो खेल भावना से लेना शुरू कर दीजिए। सफलता एक खेल है, राइट। अभी मिलेगी, नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। और जितना ज्यादा खेलोगे, उतनी अधिक बार आप जीतोगे। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी ना हमें, उतना अधिक। देखो, बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटर हैं, ये नेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। मशीन बॉल फेंक रही है, ये मार रहे हैं, तो क्या मशीन को हराना चाहते हैं? ये नहीं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जितना इसे अधिक खेलेंगे सफलता को, हम उतना अधिक बार जीतेंगे। और जितनी बार जीतेंगे, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे, सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे, उतनी ही अधिक बार जीतेंगे। और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे, उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। कितना प्यारा है। आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आपको अपॉइंटमेंट लेने में डर लग रहा है, यार पता नहीं क्या पूछ ले, कैसे, यार लोग सुनना नहीं चाहते, वो कहेगा यार वेल्टिज की बात तो नहीं है। तो मत खेलो, नहीं खेलोगे तो जिंदगी भर डरते रहोगे। तो जो टेक्निक हमें बताई गई है, हम उसको सीखें और उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, हम उतनी बार उसको खेलने में अभ्यस्त होते चले जाएंगे ना। और जब हम एक बार अभ्यस्त हो जाएंगे, जीतने के आदी बन जाएंगे, तो फिर अभी माननीय गुरुदेव हमारे विवेक सर हैं, अमरपाल सर हैं, रामवीर सर हैं, और भी बहुत सारे, अंशु मैम बैठी है यहाँ पर, गुरु जी बैठे, ये लोग कहीं पर अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो इन्हें मिलता है। इनके साथ में ऐसा होता ही नहीं एक भी बार कि ये अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और ना मिले। तो इनने क्या करा, इनने कहीं हिमालय में जाके तपस्या थोड़ी करी थी, इन लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस की और ये सफल हो गए। तो हम लोग पहले अपने मन को ये बना लें कि हम जितनी अधिक बार इसको जीतेंगे, उतनी बार हम इस खेल के मर्मज्ञ बनते चले जाएंगे। बड़ा स्मार्ट। चलिए, अभी हम लोगों ने कल इसके 5 नियम पे बात की थी। इसका पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिले, ये कल हम लोगों ने कवर किया था। मैं उसको दोबारा से पढ़ने के अब जा रहा हूं। उसके बाद हम ग्रेट लीडर अमरपाल सर की फिर से मदद लेंगे आज। 5 नियम है सफलता के, ये पांचों के पांचों अपने जीवन में हमें उतारने ही उतारने। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होना चाहिए सेशन में बैठा हुआ जो आज से इन पांचों नियम को अपने जीवन में ना उतारे। पक्के पे हैं आप लोग? अरे हाँ कहो, मैं आगे बोलूंगा नहीं, मेरे हाथ में आपका माइक म्यूट है। लिखो लिखो लिखो। जब तक हाँ नहीं कहेंगे, आप यस नहीं कहेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। मैं ऐसे बैठ जा रहा हूँ, समझ में आई? यस लिखो। मैं लिखवा लेता हूँ, यहाँ तो मेरी जग रही है ना इस समय। थैंक यू, विवेक सर की जय हो। पहला नियम, ज्यादा लोगों से मिले। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सबसे महत्वपूर्ण नियम है अगर बिजनेस में सफलता। बस थैंक यू, बहुत लिख लिया आप लोग। अगर बिजनेस में हमें सफलता वाकई में पानी है, तो इन नियमों को, पांचों नियमों को जीवन में उतारना पड़ेगा। ठीक है, पहला नियम है ज्यादा लोगों से मिले। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो, उससे बातें करना शुरू कर दें।
तो पहले तो ये ध्यान रखें, राइटर ने जो लिखा है, जिसे सुनने की फुर्सत हो, जिसे सुनने की फुर्सत ना हो वहां पर ज्ञान ना फैलाएं, वहां अपनी बेइज्जती कराएंगे आप। अधिकतर लोग ये गलती कर देते हैं, वो उसे भी सुनाने का, कोई मकान का पूछने ही निकला, गली में ढूंढ रहा था किसी का, भाई साहब पुंडीर साहब का मकान है, इसमें पुंडीर साहब रहते कोई, उसी को जानकारी देनी शुरू हो गई, क्या करते हो, मैस्टीज कर लो। तो ऐसे बिल्कुल गलती नहीं करनी है, राइट। जिसे सुनने की फुर्सत हो उससे बातें करना शुरू कर। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने, जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छांट कर नकारने का प्रयास करता हो। इसका मतलब बहुत बढ़िया है, ये हम सब लोग करते हैं ये गलती। कैसे? अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त आपको ये सोचने लगे वे ज्यादा उम्र वाले हैं, तो यहां पर देखो बहुत बहुत उम्र वाले लोग बैठे हुए मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना नजरिया ये रखे, अरे यार अब मैं तो 70 साल के हो गए, वे क्या करेंगे, अब वे 60 साल के हो गए, तो 60 का तो मैं भी बैठा हुआ हूँ, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो ये नहीं सोच रहा है कि वो ज्यादा उम्र वाले हैं या भी ज्यादा युवा, अरे आज कल का लड़का वो क्या करेगा, कल के लड़के तो हमारे आइडियल बने पड़े, ठीक। वे ज्यादा अमीर हैं, देखो नागेंद्र साहब तो खानदानी अमीर है, हमारे साथ तो बिजनेस में है कि नहीं है। वे ज्यादा गरीब है, बहुत बहुत बेचारे ऐसे लोग भी हैं जिनको रोटियों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वो भी हमारे यहाँ सफल हुए हुए ना। वे ज्यादा दूर रहते हैं, हम लोग तो जाने कहा, देखो नेपाल के लोग बैठे हैं यहाँ पर, बांग्लादेश के बैठे हैं, सऊदी अरब के बैठे हैं, इंडिया के कोने कोने से बैठे हैं। तो ना ज्यादा दूर की चिंता करनी है, अमीर गरीब युवा वृद्ध कुछ नहीं, वे ज्यादा स्मार्ट हैं। स्मार्ट तो खैर यहाँ पर जितने बैठे सभी हैं। तो समझ लें आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अगर ऐसी बातें आपके मन में आती हैं, लिस्ट बनाते समय उनका नाम आया दिमाग में, विनोद भाई को दिखाया जाए, अरे यार वे बहुत तेज है यार, वे छोड़ो यार, वे अपने आप को जाने क्या समझते हैं। जैसे ये दिमाग में आया, आता तो है ना, हाँ कहो, ऐसे कहो, आता है, समझ लो आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अरे तेज है तो तेज लोग हमारे यहाँ नहीं आए क्या, हमें क्या हॉलू चाहिए? तेज लोग ही तो चाहिए यार, ठीक। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आप हर एक से बात आपको हर एक से बात करने की जरूरत है, हर एक से, क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है। इस खेल को समझ लेना, हर व्यक्ति अपने दिमाग के लेवल से आपसे सवाल पूछेगा, आप उसको जवाब दोगे, आप पे हर तरीके के प्रश्नों के जवाब तैयार हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें ना। आपकी अटकी है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, उसे सामने वाले को नहीं, तो फिर आप मौका गंवाए नहीं। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल एक मन में चलता है लोगों के, ऐसे तो हमारी लिस्ट खराब हो जाएगी, हम आपसे बात करेंगे तो, चलता ना दिनेश भाई। ऐसे में राइटर क्या कह रहे हैं, लिस्ट विस्ट खराब नहीं होगी, औसत का नियम काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम ये सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से बात नहीं कर पा रहे हो तो सफलता थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सफलता ना मिले। आप बहुत बुरी तरीके से भी अगर प्लान दिखाना शुरू कर दो, बहुत बुरी तरीके से, आप इस चीज के विरोध में बोलने लगो जाओ, आप लोगों से ना लिस्ट बना लो, ये मैं पर्सनल किताब में नहीं लिखा, मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। आप एक 100 लोगों की लिस्ट बनाओ और उन सबसे जाके कहो वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत बेकार है, ये काम हम नहीं करते, इसके लीडर से पैसा वैसा नहीं आता, ये बेकार कंपनी है, ये देखना भाग जाएगी। आप अगर ये वाला प्लान दिखाने लगोगे तो लोग आपसे कहने लगे, अरे नहीं नहीं प्रोडक्ट तो अच्छे है, हमने यूज करे, हमारी देखो चाची ने यूज करे, उनका तो बहुत फायदा हुआ, ये प्रोडक्ट तो अच्छे है। तो आपकी बात को वो काट देंगे। पैसा नहीं है, नहीं पैसा है, उनने देखो कार खरीद ली थी, उनने घर, वो पहले ना वो कुछ नहीं करते थे, वो पहले वो सड़क के किनारे ना वो पुलिया पर तखत रख के वो सीएफएल से किया करते थे, आज वो 3-4 लाख रुपए महीने का, हाँ तो उनका घर बहुत बढ़िया। आपकी बात को वो काट देंगे, यानी कि आप बहुत बुरी तरीके से भी दिखा रहे होगे तब भी एवरेज का नियम, औसत का नियम काम कर रहा है, आपको सफलता तब भी मिल जाएगी।
तो इससे बुरा तो नहीं दिखा पाओगे, राइट। चलिए, आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी गतिविधि या सक्रियता में वृद्धि से ना सुलझ सके। गुड। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हो तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दोगुना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हैं, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं का अचूक इलाज है। हर किसी से बात करें, यह पहला नियम है। आप लोगों में से बहुत सारे साथी अभी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा इनका तो चल जाता, हमारा नहीं चल रहा, हमारे ना प्रोडक्टिविटी नहीं होती, हमारा जे नहीं होता, हमारे बहुत कम होते हैं। और वो देखो लक्ष्मण भाई है, वो तो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, उनकी सक्रियता बढ़ी हुई है, बस उन्हें और ऐसा कोई काम नहीं करा है जो आप नहीं कर सकते। सक्रियता बढ़ी हुई है, यानी कि वो ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, रिजल्ट उन्हें मिल रहा है। आप अगर ज्यादा लोगों से मिलने लगोगे तो रिजल्ट आपको भी वैसे ही मिलने शुरू हो जाएंगे, इस बात को पक्का कर लें। अब मैं चल रहा हूँ ग्रेट लीडर अमरपाल सर के पास में। सर, आपका स्वागत है। अब मैं चल रहा हूँ आगे का पढ़ने के लिए। ये तो मैंने रिकैप ले लिया था जिससे लोगों को याद आ जाएगा अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो आपकी आज्ञा हो तो हम आगे चलें, और आगे मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी सेशन को कंप्लीट करवाने में। जी सर, कंटिन्यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। नियम नंबर 2, ज्यादा लोगों से मिले। अब बात आ रही कि पहला नियम भी यही था, ज्यादा लोगों से मिले, और दूसरा नियम भी यही है, ज्यादा लोगों से मिले। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राइटर पे कोई और शब्द नहीं थे लिखने के लिए, उन्होंने यही लिखा है, तो इसका मतलब कुछ और निकल रहा होगा, और पहले वाले का मतलब कुछ और था। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। नहीं तो मैंने अधिकतर पाया है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग पुराने पुराने काम कर रहे हैं, उनको इन दोनों का अंतर नहीं पता होता है। आज आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें इस अंतर को समझाने के लिए माननीय विवेक ये उन्हीं की छवि है, अमरपाल सर आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। नियम नंबर 2, ज्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है आपकी वेशभूषा बढ़िया हो और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। नियम नंबर 2। अब पहले ज्यादा लोगों से मिले और दूसरे ज्यादा लोगों में मिले, इन दोनों में अंतर है। इस अंतर को अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं कोई दिक्कत रह गई है तो मैं माननीय अमरपाल सर को बुला रहा हूं और उनसे समझने का प्रयास करिएगा। और अगर तब भी समझ में ना आए तो नोट करिएगा, इस सेशन के बाद आपको मौका मिलेगा, आप तो अपने आप को क्लियर करें। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिसको इन सब में अंतर समझ में ना आ पाए। सर। जी सर, दोनों में हेडिंग दोनों की एक है, लेकिन मैसेज अलग है। सबसे पहला जो था, ज्यादा लोगों से मिलिए, नियम नंबर 1। इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि हमें किसी को प्रीजज नहीं करना है, और बगैर प्रीजज किए अपनी बात को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहना है। दूसरा है ज्यादा लोगों से मिलें। इसमें राइटर जो मुख्य रूप से इंडिकेट कर रहे हैं, उसमें अक्सर थोड़ा सा मैं अपने बिजनेस से ही रिलेटेड करके बताता हूँ। जब शुरू शुरू में कोई इंसान वेस्टीज ने ज्वाइन किया, इवेंट का हिस्सा बना, मीटिंग सेमिनार का हिस्सा बना, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल सातवें आसमान पे। तो वो हर किसी से बात करना शुरू कर दिया, बगैर ये सोचे कि उसको कितना आता है, बगैर ये सोचे कि फलाने वाले क्या है ना। और जब उसे कुछ नहीं पता था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं थी, फिर भी उनका बिजनेस ज़्यादा हुआ। लेकिन आगे चल करके जब हम थोड़ा सा समझदार हो गए, हमें अपना प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की जानकारी हो गई, हमारा हुलिया दुरुस्त हो गया, हमारे लिटरेचर पेपर दुरुस्त दुरुस्त हो गए, है ना, ये सारा चीज जब हो गया तो
नंबर घट गए, यानी कि कम लोगों से हमने मिलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना, हमारी मार्केट वैल्यू अच्छी है, सब कुछ अच्छा होने के बाद, हमें अपने विषय वस्तु पे कमांड अच्छी है, लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर हमें बड़ा बिजनेस चाहिए, बड़ा कारोबार चाहिए, तो हमें इस बात को नहीं भूलना है कि हमारी प्रस्तुति ज्यादा होनी चाहिए और पहले से ज्यादा होनी चाहिए। जबकि पहले वाले कंडीशन में रिजल्ट ज्यादा था, क्योंकि हम को जानकारी भी नहीं थी, फिर भी हम ज्यादा लोगों से मिलते थे। इस वाले चरण में क्या हो रहा है कि हमको, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम नंबर ऑफ मीटिंग कम कर दिए, है ना, जिसको करके रिजल्ट कम आने लगते हैं। और चूंकि इसको एक शब्द में ये कहा जाता है ना कि हम लीडर बन गए, यानी साला मैं तो साहब बन गया। इस वाले पॉइंट से आप समझ सकते हैं। तो साहब ठीक है। मतलब बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये समझ लेना कि मैं साहब बन गया, इसको करके पता लगा हमने मीटिंग करना ही बंद कर दिया, लोगों को फोन करना ही बंद कर दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल सर इसका मेन मोटो ये है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये जो लाइन आपने बोली ना, साला मैं तो साहब बन गया, इसने हम लोगों को बहुत आसानी से समझा दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब नियम नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, और ये है ज्यादा लोगों से मिले। अब जो नए लोग हमें सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे यार एक ही नियम है क्या, इकट्ठा ही लिख देते। इस ज्यादा लोगों से मिले का नियम कुछ अर्थ कुछ तीसरा निकल रहा है। इसको फिर से सही से समझेंगे। ये अधिकतर उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो लोग बिजनेस में पुराने हो गए और अब उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, वांछित सफलता नहीं मिल रही है। ये उन पर ज्यादा जल्दी लागू होता है। ठीक है, तो वो लोग, सारे लोग मुलायजा फरमाए, जो लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनको सफलता उतनी नहीं मिल पा रही जितनी उनको चाहिए। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। ढर्रे पर। हमारा भैया 2001 में भी हो गया, हो गया, कर लिया, बढ़िया गया। क्लोजिंग कैसी रही, बढ़िया रही। अरे तुम्हारी। और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते। पर यह सच नहीं है। सच तो यह है, ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल ही नहीं पाते। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं कि आप आशातीत सफलता प्राप्त कर लेंगे। सर, स्वागत है। जी, इस पॉइंट का स्पष्ट संकेत है सर कि होता क्या है ना कि जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, है ना, फिर आगे चल करके हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाती है। इस बिजनेस के रिगार्डिंग हम अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि हमारी लिस्ट खत्म हो गई है ना, अब हम किसको बताने जाएं। और धीरे धीरे करके अपने आप को न्यूट्रल करना शुरू कर देते हैं। जब आप के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि अब हम किसको बताने जाएं, है ना, किसको समझाने जाएं, सबको तो हमने बता दिया, सबको तो हमने समझा दिया, इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो इस पॉइंट्स की वजह से दिक्कत क्रिएट हो जाती है। और अक्सर ये सुनने में आता है सर कि स्पेशली कोई व्यक्ति अगर 16% पहुंच गया, ब्रोंज हो गया, या किसी तरीके से सिल्वर हो गया, तो उस कंडीशन में ये कॉमन वर्ड आते हैं, कॉमन सवाल लोगों को उठते हैं, सर मैं किसको बताऊं, मैंने तो सबको तो बता दिया, है ना। जबकि फैक्ट क्या है कि पहले नियम को आपको भूलना नहीं है, यानी आपको अपने रॉ मटेरियल हर कंडीशन में तैयार करते रहना है, अर्थात आपकी प्रस्तुति किसी भी कीमत पे कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये कम नहीं करेंगे तो नकारात्मक भाव आएगा नहीं, नकारात्मक भाव आएगा नहीं तो एवरी टाइम आप ग्रो करते चले जाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लीडर सर का मतलब समझ रहे होंगे आप। हम लोग जैसे कोई भी व्यापार करते हैं तो जीवन भर करते हैं ना वो। तो राइट। यहाँ पर भी हमारा जो मेन काम है वो लोगों से मिलना है। तो हमें तीसरे नियम के तहत भी लगातार लोगों से मिलते रहना है, वहां जाकर रुक नहीं जाना है कि अब आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। वो वाला सीन जैसे हम करना शुरू करते हैं तो बाकी जितने बचे बस वही रह जाते हैं, आधे इधर उधर वाले तो चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बार लोग
टीम पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो नहीं कर रहा, मैं फलाने को लेके आया, वो दिमागे को लेके आया और वो नहीं कर रहा, इस वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही। ये नहीं सोचना, उसके ना करने की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही, इसको मन में नहीं लाना है। लाना किसे है? अभी हम उन तक पहुंचे नहीं है जो हमारे सच्चे साथी हैं। ज्यादातर संजय सर यही होता है ना कि लोग ना के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं और उनको ये लगता है कि यार हमारे अपनों ने ही ना कर दिया, है ना। फिर वही तो एक डायलॉग आ जाती है, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना। आगे आप सुना दीजिए। कर, कर, कर। और आगे वाली लाइन भी उन पर फिट ही बैठती है। वो हल्का कम पानी में ही डूब मरते हैं। ठीक, बिना मेहनत करे। घर में ही वो चचेरे भाई ने नहीं करी, वो तैरे भाई ने। अरे मैं भी तैरा भाई हूँ दीक्षित सर का, 3.5 साल तक नहीं करी थी मैंने। तो अगर उनने उस समय छोड़ दिया होता, ले यार मैं भैया को इतना मानता, तो मैं आज बिजनेस में नहीं होता। तो इस तीसरे पॉइंट का जो मेन मकसद है सर कि अगर आप लोगों से मिलना बंद नहीं करेंगे तो आपको अपने जैसे विचार वाले, अपने जैसे समान ऊर्जा वाले मिलते चले जाएंगे। और अगर ये होता रहेगा तो कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। एक बार सर इस ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, तीसरा वाला जो पॉइंट इसको एक बार आप पढ़ देंगे शायद फिर से सबको क्लियर हो जाएगा। ये सर मैं पढ़ता हूँ सर। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते। अभी बहुत सारे लोग बिजनेस करने का प्रयास कर रहे होंगे, अपने किसी मिलने वाले पर गए, अब वो मिलने वाला उनको टाइम नहीं दे रहा, या वो मिला भी तो कह रहा अच्छा सोच के बताएंगे। अब ये उसी का फॉलो करने में डटे पड़े, उनके मन में ये लग रही है ये आ जाएगा तब तोप मार देगा, और ये नहीं आ रहा है इस बारे मेरा नहीं चल रहा। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम अपने जीवन में जगह दे देते हैं, जबकि असलियत क्या है, राइटर क्या बोल रहे हैं? ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण, वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल ही नहीं पाते, वे अभी उन तक पहुंचे ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? ज्यादा लोगों से मिले। अब ज्यादा लोगों की मान लो लिस्ट खत्म हो गई हमारी, क्या करें? इसलिए कहा जाता है थ्री पीट। जो भी अजनबी व्यक्ति हमारे हाँ हाथ की रेखाओं परिधि के अंदर आ जाए, हम उससे बात करना शुरू करते हैं। हम घमंडी बहानेबाज ना बने कि अभी इनसे क्या बात करें, नहीं, बस करते रहे। अभी आपने देखा था शिवराम कांडू साहब को, इतनी बड़ी लीडरशिप कैसे आई हमारे साथ में, कैसे आए? उनसे एक चाउमीन की दुकान पर बात की गई थी अजनबी व्यक्तियों के द्वारा, तब वो आए। तो हमें लगातार बात करते रहना है। आप इसका सर लगातार कॉमन, संजय सर इसका कॉमन एग्जेप्शन आता है हर व्यक्ति के, जो जितने भी ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर्स हैं जब उनका हम काउंसलिंग करते हैं तो एक सामने से रिप्लाई आता है, सर टीम काम नहीं कर रही है, सर टीम काम नहीं कर रही है, सर क्या बताएं सर लोग सुनते नहीं है, है ना। ये दो चीजें बहुत ज्यादा सुनाई पड़ती हैं। अब इसमें एक होता ना कि एक एक ही ढर्रे पे लोग चल रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो तौर तरीका हमने शुरू किया काम करने का उसमें हमें इम्प्रूवमेंट भी लाना है। यानी जैसे हाउ टू इनवाइट, हमें कैसे करना है। तो मान लो शुरू में आपको फॉर्म टेक्निक 5 Cs का कॉम्बिनेशन, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन करना नहीं आया, तो आप जब लगातार 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 वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी शार्पनेस होनी चाहिए। मतलब लकीर के फकीर नहीं रहना है। कुल मिला के हमें क्या करना, चीजों को अपडेट करते रहना है, नंबर एक। नंबर दो, होता है ज्यादातर लोग नया प्रोस्पेक्टिंग ना करने की वजह से, नए प्रस्तुति ना करने की वजह से बार बार उन्हीं पुराने लोगों से मिलते हैं। तो एक पुराने लोगों से मिल रहे हैं, अब पुराने आदमी क्या सोच रहा है, यार बार बार मेरे पास ही आ रहा है, इसका मतलब मेरे अलावा इसका कोई टीम वूम नहीं है, मैं करूंगा तब इनका होगा, नहीं करूंगा तो इनका नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है फिर वो दूसरी ऊर्जा जोन में चला जाता है और फिर कहानी वहीं से शुरू हो जाती है गड़बड़ वाली। निर्भरता कब खत्म होगी? जब आप लोगों से मिलना बंद, निर्भरता तब खत्म होगी जब आप लोगों से मिलते रहेंगे। और जब आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो आप निर्भर होंगे। और पता चला लंबे कई लोग हैं, हो सकता है इस मॉर्निंग सेशन में बैठे हों जिनका 1 साल 2 साल 3 साल से क्वालिफिकेशन ना हो रहा हो,
मैं मानता हूं क्वालिफिकेशन 1 महीना नहीं हो सकता, 2 महीना नहीं हो सकता, 3 महीना नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सप्लीमेंट अगर 90 दिन हमने खा लिया तो रिजल्ट ना दे। तो सेम उसी तरीके से क्वालिफिकेशन भी, मान लो पहले महीने हमने मेंटल प्रिपरेशन हम किया, हमको करना है, उस भाव से हमने करना शुरू किया, पहले महीने नहीं हुआ ठीक है, दूसरे महीने हुआ नहीं ठीक है, तीसरा महीना नहीं हुआ चलेगा, लेकिन चौथा महीना होने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते थोड़ा सा ट्रैक बदलिए, जैसा कि तीसरे पॉइंट पे कहा रहा है कि आपको प्रस्तुति अपनी बंद नहीं करनी है, और लकीर के फकीर वाले पैटर्न पे भी हमें नहीं चलना है। आत्ममंथन करना है कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। ओके सर। चलिए आप चलते हैं नियम नंबर 4। सर। औसत के नियम का प्रयोग करें। अब ये औसत का नियम क्या है? औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है, अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं तो परिस्थितियां समान रहती हैं, तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे। उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान लगभग 10:1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हैं। $20 की जीत के आपके अवसर 118:1 है। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं है। मशीनों को तैयार ही इस तरीके से किया गया है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की। इसका मतलब है, अगर मैं सड़कों पर जाकर ये नकारात्मक सवाल पूछूं, नकारात्मक, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाहते, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ है, अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं, और विक्रयकर्ता के चोटी के 5% लोगों में अपनी जगह बना सकता हूं। गुड। अगर मैं किसी सड़क के कोने में खड़ा होकर हर आने जाने वाले से ये कहूं, क्या आप नेटवर्किंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा। शायद 1:100 का जवाब हाँ हो, यानी कि 100 लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है एक व्यक्ति का यहां करेंगे। याद रखें, औसत का नियम काम करता है, हमेशा काम करता है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था, तो मेरा औसत था 10:7:4:2। इस जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हो, अपना दिमाग लगाएं। अगर इन्होंने ये समझ लिया, जो चल रहा है चैप्टर, अगर ये उन्होंने समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। बहुत महान चैप्टर चल रहा है। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था, अभी मैंने बोला था 10:7:4:2, इसका मतलब क्या है वो बताने जा रहा हूं। मैं शाम 4 बजे तक जिन 4 से 6, 2 घंटे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था, यानी कि 10, अब आया अनुपात 7। अनुपात 7 क्या है? उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। 10:7, यानी कि मैं 10 दरवाजे खटखटाऊंगा तो 7 खुलेंगे, 3 खुलेंगे ही नहीं। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे। 10:7:4, यानी कि 10 खटखटाए, 7 ने दरवाजे खोले, 3 ने दरवाजे नहीं खोले, और 7 ने जो दरवाजे खोले उनमें से 4 लोगों ने मेरी बात सुनी, 3 ने बातें नहीं, भैया नहीं चाहिए, मना कर दिया। 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और मात्र 2 लोग ही मेरा स्पंज खरीदते थे, यानी कि 10:7:4:2। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो
1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था, और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। क्योंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, न ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, न ही उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने सुनने के बावजूद भी मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था, अगर मैं 10 दरवाजों पे दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूंगा। इसका मतलब ये था, हर बार मैं जब दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा, और इसके बाद फिर चाहे जो भी हो, सुने ना सुने, खोले ना खोले, ले ना ले, लेकिन मेरे 4 सेंट पक्के हो गए। वाह, औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली, प्रेरणादायक शक्ति था। मैं 10 दरवाजों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। वाह, सफलता सिर्फ इस बात में छुपी थी, मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूं। सर, सर, ये वो नियम था जिसने हमें कभी निगेटिव नहीं होने दिया। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में यही वो नियम था, औसत का नियम, है ना। औसत के नियम का प्रयोग करें, ये जो चौथा पॉइंट था, इसने कभी निगेटिव नहीं होने दिया, क्योंकि इसके आगे का पॉइंट भी हमें पता था कि ये काम करता है। और जैसा कि कल मैंने बोला था कि जब हमने वेस्टीज शुरू किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमने भी लिस्ट बनाई होगी। हमने भी वेस्टीज अवसर के बारे में, वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में अपने नातबात हित दोस्त को जानकारी दिलाया होगा। तो इनिशियल लेवल पे मैंने, मान लीजिए, अपने अपने सहयोगी से जानकारी दिलाया। तो 3 दिन के लिए हमारे सहयोगी ने हमारे साथ काम किया था, संजय सर। उसमें आई थिंक तकरीबन 15 मीटिंग, 14 से 15 मीटिंग हुई थी 3 दिन में। एक दिन में औसत 4 से 5 मीटिंग हो पाती थी, क्योंकि ठंडक का भी टाइम था। अब सर के जाने के तुरंत बाद मैंने चौथे दिन से फॉलो अप करना शुरू किया। जैसा कि कल भी मैंने बताया था, जो पहली प्रस्तुति हमारी हुई थी वहां पे हमें किस तरीके से इग्नोर किया गया। लेकिन चूंकि ये किताब मैं पढ़ चुका था, इसलिए मैं वहां रुका नहीं। मैं फिर दूसरी, तीसरे, मतलब और जितने प्रस्तुति हुई थी वहां पे जाकर के मैंने फॉलो अप करना शुरू किया। वहां से ही अब हमारे हमारे ऊपर ये फर्क नहीं पड़ा कि हमारे रिलेटिव ने हमें क्या कहा था, बल्कि फर्क ये पड़ा कि हमारे प्रोडक्ट कितने लोगों ने लिया और हमारे साथ ज्वाइन कितने लोगों ने किया। तो ये जो स्पंज का उदाहरण देकर के लेखक हमको समझाने का कार्य कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि जब आप, उदाहरण के तौर पे, अगर आप कहते हो कि नहीं आज हमें रिटेल मार्जिन कमानी है, नगद नारायण कमाना है रामवीर सर के भाषा में, तो सवाल ये उठता है कि कौन से प्रोडक्ट पे आप काम करके कमाना चाहते हैं। तो वो आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे उनके पास स्पंज था। उनके पास क्या, दरवाजा खटखटाने का मतलब उसके अंदर कौन है, कस्टमर है। तो सेम कहानी, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है किसकी, ग्राहकों की, और हम उनसे जा करके शेयर द प्रोडक्ट करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 10 कस्टमर को हम, जैसे अभी इसके पहले आपने एक वीडियो दिखाया था, उसमें अपनी कंपनी के 2 कर्मचारी बात कर रहे थे कि अगर हम इतना डेमो रोज दिखाएं, इतना डेमो रोज दिखाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि 400-500 रुपया आदमी कमा के नहीं आएगा। तो अगर आप अपनी प्रस्तुति जारी रखते हैं, शेयर द प्रोडक्ट करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वहां से रिटेलिंग आएगी। सो द प्लान करते हैं, यानी अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो 10 लोगों को आपने चिन्हित किया कि इन्हें अपने बिजनेस में शामिल करना, उनको आप अपनी प्रस्तुति दिखाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है ज्वाइनिंग भी होगी। लेकिन सवाल क्या यहाँ पे आ रहा है, मेरे कहने का मतलब, ये जो औसत के नियम का प्रयोग करें, अर्थात आप आप जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, तो आपका जो भी मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अर्थात औसत के नियम का प्रयोग करें, किसी एक पे ना अटकें, किसी दो पे ना अटकें, आप अपना काम करते रहें, और ये हकीकत में बेहतरीन नियम है। जी सर। सर, आगे चलता हूं। अब अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना
और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजा खटखटाने पर किसने दरवाजा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद भी मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था, मैं अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। मैं इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था और दरवाजों पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा था। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। जब आप तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तुतियों, नए सदस्यों के आंकड़ों को सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोर अवस्था में था तो मेरा बच्चा जब मैं किशोर अवस्था में था तो मेरे पास सायकालीन कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5:3:2:1। मैं 5 संभावित लोगों को फोन लगाता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलता था, क्योंकि तीसरा व्यक्ति था या तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता था, या सुनता ही नहीं था, या ऐसी कोई आपत्ति उठा देता था जिसे दूर करना मेरे बस में नहीं होता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उन 2 में से एक मेरा सामान खरीद लेता था। इस तरह मैं $45 कमा लेता था। इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फोन करता उनसे मुझे अंततः $45 का कमीशन मिल जाता, जो एक तरह से $9 प्रति फोन था। इसका मतलब यह था, फोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदे या ना खरीदे, चाहे वे मुझसे मिले या ना मिले, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था वे मुझसे क्या कहते थे। वाह, ये कल्पना से भी परे था। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के पास रख दिया। अरे वाह, कितना बेहतरीन, मजेदार। हर व्यक्ति से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। ऐसे बहुत से सेल्समैन थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वे निराश हो जाते थे, और मैं उनमें से नहीं था। इसलिए मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। सर, सर, ये एक उम्मीद करता हूं इसमें मैक्सिमम सारे लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि पहले आपको रिजल्ट क्यों मिलता था, अभी आपको रिजल्ट कम क्यों मिल रहा है। उसका जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आया वो क्या था कि हमारा औसत कम हो गया, है ना। कार्य करने का औसत हमारा कम हो गया। यानी दूसरी भाषा में अगर हम कहें, या तो हम लोगों पर निर्भर हो गए, या उनकी क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पे हम अपना एक्शन प्लान चेंज कर दिए, है ना। अब यहाँ पे जो अभी राइटर ने उदाहरण अपना खुद का दिया कि शायद कल ही की मीटिंग में मैंने जिक्र किया था कि आप जब काम करते हैं तो आप
आपने क्या किया, जितने लोग ना कर रहे हैं उनका नाम लिखिए और एक टोक उस बॉक्स में डालते जाइए, है ना। तो एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति, जैसे मान लो अगर एक दिन में 1,000 रुपया आपको रिटेल मार्जिन कमानी है, तो कितने आप ना सुनने के बाद 1,000 रुपया कमाए, है ना। तो अब आपको एक बार लग गया, एक पता चल गया कि इतने लोगों ने ना किया, इतने लोगों को हमने ना सुना, जिसको करके हमें 1,000 रुपये आया, यानी कितने ना के बाद 1,000 रुपये रिटेल प्रॉफिट आए। चूंकि जब आप काम करेंगे तो कुछ लोग ना करेंगे, तो कुछ लोग सुनेंगे और कुछ लोग प्रोडक्ट लेंगे। ये तीन पैटर्न होगा। यानी और अपॉइंटमेंट में भी होता है, जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो कुछ लोग अपॉइंटमेंट देने के बाद भी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको रोज 5 मीटिंग करनी है, तो कम से कम आपको 10 लोगों से, 15 लोगों से बात करनी होगी। तो अगर आपने 10 लोगों से बात की, तो उसमें हो सकता है कोई कुछ बोल दे, लेकिन आपकी ऑलमोस्ट 4 से 5 मीटिंग सेट हो जाएगी। तो आपको, अगर आप मान लो फुल टाइमर है और आप 5 मीटिंग करना चाहते हो, तो 5 लोगों से बात करके 5 मीटिंग नहीं हो सकती। कम से कम आपको 5 मीटिंग अगर करनी है, तो आपको कम से कम 70 और 30 का रेशियो लेके चलना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से मान लो 15 लोगों से आपने अपॉइंटमेंट लिया, और उसमें से 5 मीटिंग आपकी सेट होने से कोई रोक नहीं सकता। 5 लोगों से शेयर द प्रोडक्ट करना है, सेम पैटर्न। तो कुल मिला के, जैसा कि इन राइटर ने बताया, इतना, इतना और इतना। अगर 10 लोगों को नॉक किया तो 3 लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला, 7 लोगों ने खोला, और इतना हमें रिजल्ट आया। तो उनका लक्ष्य क्या था, रिजल्ट से मतलब। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि जिन्होंने ना कर दिया वहां से भी हमें कितने रुपए बने, इतने। क्योंकि ना के बीच से ही हाँ निकल के आ रहा है, और हम किसके पीछे भागते हैं, हाँ के पीछे। तो अगर आप ना के पीछे भाग रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका मकसद तो पूरा हो रहा है ना सर। तो ओवरऑल राइटर के कहने का पर्पज ये है कि आपको होपलेस नहीं होना है। ना के बीच में ही, यानी जैसे होता है ना, असफलता के बीच में ही सफलता छुपी हुई है। और असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। असफलता का मतलब ये कि हमें सफलता का प्रयास और अच्छे से करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, तो ये नियम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी सफलता कैसे पाए? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही $10 लाख से ज्यादा का बीमा बेचा था, और जिसे $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किया गया था। मेरा औसत था 10:5:5:4:3:1। मेरे फोन का जवाब देने के लिए वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर देता था। बहुत दिमाग से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, गहराई से। बार बार आपको अगर इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 10 फोन करते थे, उनमें से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से एक मिलना कैंसिल कर देता था। मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह मेरी प्रस्तुतियां सुनते थे, और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था। और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। जो जितनी बड़ी चीज होती चली जाएगी, उतने कम लोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे इनकम भी तो बड़ी हो रही है मेरी। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। 5 लोग। मेरा ध्यान उन संभावित ग्राहकों पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं, या जिन्होंने मेरी प्रस्तुति सुनी नहीं, या उन 2 लोगों पर जिन्होंने मुझसे कुछ खरीदा नहीं। उनके विषय में मैं नहीं सोचता था। ये घटनाएं तो खरीदार को ढूंढने का केवल एक जरूरी हिस्सा थी। वास्तव में अगर कोई संभावित ग्राहक मिलने के लिए नहीं आता था, तो मुझे खास बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार मैं ये पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने नहीं आएगा। जब भी ऐसा होता था, तो मैं प्रति व्यक्ति $60 तो कमा ही लेता था। मैं जानता था आप अंकों के व्यवसाय में हैं। मैं जानता था कि अगर 10 लोग फोन का जवाब देते हैं, तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फोन का जवाब देता था, मुझे $300 मिलते थे।
10:5:4:3:1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद। मैं 10 फोन कॉल के मुझे $30 मिल गए, वो हाँ कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनसे मेरे अपॉइंटमेंट सेट हो गए, प्रत्येक से $60 मिल गए। प्रस्तुतियां जिनके पास में मैंने की, $75 मिल गए। पूर्ण प्रस्तुति जिसने ध्यान से सुन ली, उस पर $100 मेरे पक्के हो गए। और जहाँ मेरा सामान बिका, वहां से मेरे $300 मिल गए। 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वयं का घर था, नए मॉडल की मर्सिडीज बेंच कार थी, और मैं बड़ी शान से रहता था। सवाल केवल इतना था कि मैं फोन पर किस तरह 5 लोगों से अपॉइंटमेंट के लिए हाँ करवाता हूँ। चलिए अब चल रहे हैं हम नियम नंबर 5 के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फोन घुमाता था और किसी से बात करता था, मुझे $30 मिलेंगे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले मुझे 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। समझ पाए? सॉरी, समझा पाया? देखिए राइटर क्या बोल रहे हैं। मैं 10 लोगों को कॉल करता था, तो उनमें से 5 लोग मुझे अपॉइंटमेंट देते थे। मेरी राय में, मतलब राइटर कह रहे हैं, मैंने अपने आप को सोचा तो ये पाया ये बहुत अच्छा नहीं है अनुपात। 10 में से 5 का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, इसको बढ़ाया जाए। अब बढ़ाया कैसे जाए? मुझे जरूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। अब हम लोगों के पास में अपॉइंटमेंट टेक्निक है कि नहीं है? अगर जो लोग उसका इस्तेमाल करना सीख गए, तो उनको भी अपॉइंटमेंट बढ़ जाएंगे, यानी कि उनको उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इन चीजों से अपने अंदर बात करिए। इसका मतलब था मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें फोन पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं गंवा दिया। मैंने 10 में से 5 खो नहीं दिए, अब मैंने 10 में से 8 ले लिए, यानी कि 3 और बढ़ा लिए, अपॉइंटमेंट मिल गए अपनी बात कहने के लिए। तो मैंने अपनी खाली अपॉइंटमेंट लेने की टेक्निक को ही तो विकसित किया, अब मुझे अपॉइंटमेंट ज्यादा मिलने लगे। मैंने कहा था, अभी हमारे सीनियर लीडर हैं, ये कोई भी अपॉइंटमेंट ऐसा होता ही नहीं जो ये लोग करना चाहें और ना हो। इसका मतलब ये 100% का रिजल्ट लिए घूम रहे हैं। प्रैक्टिस से ही तो, भगवान के भैया थोड़ी है। प्रैक्टिस कर करके ये इतने मर्माज्ञ बन गए कि सामने वाले को अब प्रभावित कर लेते हैं। तो हमें भी प्रैक्टिस करके अपनी वो बढ़ानी है अपॉइंटमेंट की टेक्निक। मुझे जरूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो 10 कॉल में से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। इसका मतलब था मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें फोन पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं गंवा दिया। मुलाकात से प्रस्तुति के मेरे 5:4 के अनुपात का मतलब यह निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20% मुझसे नहीं मिल रहे हैं, 20% लोग नहीं मिल पा रहे हैं। मैं इस कमी को ज्यादा अच्छे संभावित ग्राहकों को फोन करके दूर कर सकता था। इसी तरह प्रस्तुतियों से पूर्ण प्रस्तुति के मेरे औसत 3:1 में भी सुधार की गुंजाइश थी। परंतु मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ नहीं भी बदला, तो भी मैं हर फोन पर $30 कमाई लूंगा। यानी कि अब जब अपॉइंटमेंट मिल गया, तो बहुत सारे लोग कैंसिल कर दे रहे थे लोग। अब मैं इस तरीके से लेने का प्रयास करूं कि कैंसिल क्यों हो जा रहे हैं। हो सकता है मैं कुछ और टाइम में ले रहा हूं, हो सकता है उनका ऑफिस जाने का टाइम हो सकता है वो संडे को अपने पिक्चर जाने के मूड में बैठे हुए हो, मैंने अपनी खपच्चर पे रखी है, वो वहां जाके कैंसिल हो जा रहा है। या एक मीटिंग के दूसरी मीटिंग के बीच में मैं इतना गैप ही नहीं छोड़ता था कि मालूम पड़ा पहली बारी 10 मिनट लेट हो गई और मुझे रास्ते में पहुंचने देर हो गया, वहां पर मैं पौन घंटे बाद पहुंचा, कैंसिल हो गई। तो मैं इन सब चीजों पर ध्यान रखना शुरू करूं, तो मेरी प्रस्तुतियां ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगी। अब मैं जब प्रस्तुतियां कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं बहुत बढ़िया नहीं कर पा रहा था, तो मैं प्रस्तुति करने के तरीके अपने इतने अच्छे करूं कि वो व्यक्ति जो टीवी देखने में डटा पड़ा था मुझसे कहता, हाँ बताओ बताओ,
वो बच्चे के साथ में भी खेल रहा था। वो अपनी एक बॉल छोटी थी, फेंक देता था, कुत्ते से कह रहा टॉमी गो, टॉमी लेके आ रहे हैं बॉल, हम अपनी प्रस्तुति देने में डटे पड़े। हम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुति करना सीख जाएं कि वो चलता हुआ टीवी भी बंद करा दे, बच्चों से कहे शोर मचाइए, थोड़ी देर उधर रहिए, और वो हमें ध्यान से सुने। ये हम कैसे कर सकते हैं? अपने प्रस्तुत करने के तरीके को अच्छा करके। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश है और आप कितने सफल हो सकते हैं। अनुपात आपको उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनसे परिणाम मिलते हैं, न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत, मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैं नेटवर्क मार्केटर्स को 70 के दशक से प्रशिक्षण दे रहा हूं और मैंने उन लोगों और संगठनों के परिणाम इकट्ठे किए हैं जो सफलता के शिखर पर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। अगर इस अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं, वाह, और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। उनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं, 6 में से 3, और इन 3 में से केवल एक ही सफल हो पाता है और दूसरा गुमनामी में खो जाता है, तीसरा केवल कंपनी के सामान खरीदता रहता है। ग्रेट। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरक बन पाता है। सर। जी, अपना औसत सुधारें, ये जो पॉइंट है इसमें दो तीन बिंदुओं पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, पहले आपका कुछ होगा, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हर व्यक्ति के साथ कॉमन घटना एक जो घटित होती है कि हम संबंधों के आधार पे लोगों का समय लेने में सफल होते हैं, अपने अपने तरीके से बात करके, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी के दबाव में, मतलब कुल मिला के संबंधों के आधार पे हमें लोग समय दे देते हैं और हम चले जाते हैं, मिल लेते हैं। लेकिन उसका एक सीमित दायरा होता है। जबकि ये बिजनेस लोगों का है और अपने भारतवर्ष के अंदर लोगों की कमी नहीं है। तो परिचितों के साथ साथ अपरिचितों से हमें अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या है उसको सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहला अपना औसत कहाँ हम सुधारें, मतलब अपॉइंटमेंट लेने का अगर हम तरीका अपना और अच्छा करते कर जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपकी बात होगी, मिलने के पॉइंट आप दूसरे, तो मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेना है। तो हाउ टू इनवाइट, इस पॉइंट को आप जितना मजबूत करते जाएंगे, जितना आप अच्छा करते जाएंगे, आपका औसत किस मामले में सुधरता चला जाएगा? अपॉइंटमेंट मिलने के मामले में, नंबर एक। नंबर दो, जब आप कहीं अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं, तो प्रस्तुति देने जा रहे हैं उसके पहले किन किन बातों पे ध्यान रखना है, प्रस्तुति के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, और प्रस्तुति के बाद किन किन बातों का ध्यान ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे भी आपको सुधार करना जरूरी है। तो जैसे ही आप अपने प्रस्तुति करने के तरीकों को लेकर के सुधार करना शुरू कर देंगे, तो आपका औसत कहाँ सुधरेगा? अभी आप मीटिंग मान लो 10 किए, तो उसमें से रिजल्ट ना के बराबर आया, इसका मतलब सबसे पहला हमारा क्या गड़बड़ था? अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। दूसरा हमारा क्या गड़बड़ था? प्रस्तुति करने का तरीका। तो अगर अपॉइंटमेंट तरीका सुधर गया, अपॉइंटमेंट में हम माहिर हो गए, तो क्या हो गया? हमारा औसत किसमें सुधर गया? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया। अब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अगर हमारा प्रेजेंटेशन बढ़िया हो गया, तो वहां से ज्यादा ज्वाइनिंग्स, ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। ये हो गया दूसरा बिंदु। ठीक है, पहला आपको किस पे फोकस करना है? हाउ टू इनवाइट पे। यहां से आपका कौन सा औसत सुधर जाएगा? अपॉइंटमेंट मिलने का। दूसरा क्या हो गया? आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करनी है, यहां से क्या आपका सुधर जाएगा? ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रस्तुति अच्छी होने लगेगी, नंबर ऑफ मीटिंग्स जो आप करेंगे उससे रिस्पांस बहुत अच्छे वाले आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हमने शुरू किया था सर, तो हकीकत में जब हम 10 लोगों से बात करते थे तो एक ही होता था, लेकिन आज के समय में जो औसत है, अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं तो 70%, 80% रिजल्ट आता है। पहले मुश्किल से 10%, 5% रिजल्ट आते थे।
ठीक है। तो ये जब आप काम करेंगे तब होगा। ठीक है। और औसत का नियम सुधारने के लिए आपको हर पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही थी। जैसे संजय सर ने बोला ना कि आपको खुद को से सेल्फ टॉक करना, रिव्यू करना है कि कहाँ पे फॉल्ट हो रही थी। और जब आप रिव्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीजों का समाधान होता चला जाएगा। ठीक है। और यहां पे क्या गया, 10:6:3:1। तो जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में सफर की शुरुआत करी तो एक ही फोकस होता था। मतलब हकीकत बताएं, एक ही मतलब, ये तो पता था कि 10 10 लोगों से मिलने के बाद एक हाँ मिलेगा। इसको हम आसान शब्दों में समझाते थे लोगों को कि जैसे ताश की गड्डी होती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52। इक्के कितने हैं, 4। अब किसी को ये नहीं पता है कहाँ हो। और ना इतना हम बड़े भाई ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी पुरुष है कि हम 4 बार में चारों इक्के निकाल लें, है ना। तो अब अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि भैया 4 पत्ते निकाल लें, लेकिन शर्त यह है कि चारों इक्के निकलने चाहिए, तो ये शायद संभव नहीं है। लेकिन सामने वाले ने क्या कहा कि हम आपको आधा मिनट का टाइम देते हैं, यानी 30 सेकंड का टाइम देते हैं, और 4 इक्के निकालने, तो आप क्या करेंगे, खटाखट 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 पत्ते हटाए। अब होता क्या कि हो सकता है एक ही पत्ता हटने के बाद इक्का मिल गया, यानी आपकी पहली ज्वाइनिंग हो गई, है ना। अब पता लगा उसे हटाए जा रहे 40 पत्ते, अब इसी में आदमी खत्म होता है, इसी में इंसान, पहला मिला तो एक्साइटमेंट लेवल हाई। अब पता लगा दूसरे इक्के की खोज में 10 पत्ता हट गया, 15 पत्ता हट गया, 20 पत्ता हट गया, 25 पत्ता हट गया। हकीकत क्या है कि अगर आपने अपना काम करना बंद नहीं किया तो आपको 6 तो मिल ही जाएंगे और क्राउन आप बनी जाओगे। तो ये, अगर आप क्राउन जल्दी बनना चाहते हैं तो क्या करना है, अपने आप को हर वो एक्टिविटी जिसको करके आप सफल हो सकते हैं, जिसको करके आपकी रिटेलिंग हो सकती है, उसको, उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल को इंप्रूव करते जाएंगे। ऑटोमेटिक आपका औसत सुधरता चला जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब बड़े सवाल पर, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय के हर एक 10 लाख का बीमा बेचा जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया है, कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया, कुछ ने 1 साल के भीतर। और यही पर पुरस्कार और इनाम का रहस्य छुपा हुआ है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। इस तरह ये योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित कारणों, ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दुगना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है, अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिलें। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में नए संभावित ग्राहकों से मिलेंगे, है ना। तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल लें, उनसे इसी साल मिलने जाएं, और उनसे अभी मिलें, आज अभी। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज्यादा नियोजित और प्रेरित हो, ताकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हो मिल ले, हर व्यक्ति से जितनी जल्दी संभव हो मिल ले। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सके और जल्दी से जल्दी मिल सके। औसत सुधारना तो केवल सीखने की एक प्रक्रिया है। धन्यवाद। आज के लिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया है। इसका नाम था पहला कदम। हम धीरे धीरे इसको और भी आगे बढ़ेंगे। अभी हम 2 लोगों को सुनने जा रहे हैं पहले, और उसके अलावा आप लोगों में से किसी के सवाल हो तो आप
हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सुनने जा रहा हूँ आदरणीय डीसी राजपूत सर को, और उसके बाद सुनने जा रहा हूँ आदरणीय जगत बहादुर सर को। आइए दद्दू जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 200 पीवी पर डे सर। आपकी जय हो सर। आज का सेशन आज का सेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और इस सेशन से मैंने काम तो किया था, लेकिन तरीका आज समझ में आया कि मैंने किया था, तो अब याद आ रही थी कि हाँ इसी तरह से मैंने काम किया था। सबसे बड़ा काम था इसमें, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, इसी में सारा राज छुपा हुआ है सर। ये मैंने सीखा, ज्यादा लोगों से मिलने से रिजल्ट आता है, और कम लोगों से मिलने से रिजल्ट कम नहीं आता, आता ही नहीं है। जी। इसलिए ज्यादा लोगों से मिलते रहो, ज्यादा लोगों से मिलते रहो, रिजल्ट अपने आप आता रहेगा। ये सारे आपके आज के सेशन का मैंने निचोड़ निकाला कि सबका एक ही उत्तर है, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से मिलो, तो काम अपने आप हो जाता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं ज्यादातर आपसे नहीं मिल पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, विश यू वेल सर। दद्दू जी, मैं चाहूंगा कि, आपके विषय में कुछ नए हमारे साथी आ गए हैं, वो अभी नहीं जानते हैं, तो आप एक संक्षिप्त अपना परिचय दे दें। दद्दू जी, आप किस उम्र में वेस्टीज में आए, उससे पहले आप क्या करते थे, और आपकी एजुकेशन क्या है, और आपने यहाँ पर क्या अचीव किया, इसी नियम पर चलते हुए। क्योंकि अभी आपने कहा मैंने अनजाने में यही नियम फॉलो किया। अब इसका मतलब समझो, न्यूटन का नियम है कि कोई भी चीज गिरेगी तो ग्रेविटी के आधार पर वो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेगी। तो न्यूटन का नियम नहीं है, न्यूटन ने इसका पता लगाया। नियम तो ये काम तो ये पहले से कर रही थी ग्रेविटी, जब से दुनिया बनी। ऐसे ही हम इस नियम को जानबूझ के पालन करें या अनजाने में करें, नियम तो काम करता है। तो स्वागत है दद्दू, एक बार फिर से आप अपने विषय में पूरी जानकारी दे दीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम डीसी राजपूत है, हाथरस का रहने वाला हूँ। 50 साल पहले दिल्ली आया था। मेरी एजुकेशन 5 क्लास है, तो मेरे को ज्यादा अच्छा काम तो मिला नहीं। 25-30 तरह के काम किए मेरे से। काम बदलना कोई नहीं जानता, काम बदलना मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं हर 6 महीने बाद, हर हर एक साल में 2-3 काम बदल देता था। क्योंकि गुजारा करना था, तो इसलिए अपने गुजारा करने के लिए जहाँ अपना परिवार नहीं पल रहा, तो उस काम को छोड़ के दूसरा करते थे, दूसरा छोड़ के तीसरा करते थे। तो लास्ट में मेरे को ये बिजनेस मिला। तो इस बिजनेस में मैंने इसलिए तैयार हो गया था कि मेरे को ज्वाइन करने वालों ने बोला था कि इसमें पैसा नहीं लगता। तो मैंने कहा पैसा नहीं लगता, फिर तो नाम लिखो। और हम कितने सारे लोगों के नाम लिख देंगे बिना पैसे के। तो मैंने जब नाम लिखवा दिया, तो उन्होंने कहा कि अब आपने अपने घर का सामान लेना है। कैप्सूल कैप्सूल तो मेरी समझ में नहीं आए थे पहले से ही। तो मैंने घर का सामान लिया, तो पहले महीने मेरे 22 रुपए आए, चाय पीने से, साबुन से नहाने से। तो मैं लोगों को दिखाता था कि भाई तुम्हारे घर चाय बनती है। तो सब कहते थे हाँ। मैंने कहा सबूत दिखाओ, देखो ये मेरे पास 22 रुपए आए हैं बैंक में, चाय पीने से आए। तुम तो मांग मांग के चाय पीते हो, तुम सबूत दिखाओ कैसे चाय पीते हो। तो लोग मेरे से चिढ़ने लगे, फिर मेरे साथ ज्वाइन करने लगे। तो मैंने 100 आदमियों से ज्यादा लोगों को बता दिया। तो मेरा पहले महीने का जो इनकम आया था, वो 11,800 रुपये आया था। क्योंकि मैं सिल्वर डायरेक्टर बना था एक ही महीने में। तो मेरे को नहीं पता था सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं कि डायरेक्टर बनते हैं। मेरे को तो मतलब था कि ज्यादा लोगों से बताएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। तो दूसरे महीने 21,000 रुपये आया, तीसरे महीने 25,000 रुपये आया। बाद में लोगों को मैंने बताया कि ये पैसा आता है सब्सिडी का। उस टाइम गांव गांव में बैंक में खाते खुल लेते, और गैस के सिलेंडर बट रहे थे, तो गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी आ रही थी। तो मैंने वही मुद्दा उठाया कि भाई ये सब्सिडी का पैसा है। आप वेस्टेज की दुकान से सामान लोगे तो आपको सब्सिडी आएगी। और ये सब्सिडी का प्रधानमंत्री जी ने जो जो खाता खुलवाया है, इसलिए खुलवाया है। ये सिर्फ जो है गैस के सिलेंडर के लिए नहीं है। ये वेस्टेज की दुकान भी सरकारी दुकान है, इसमें से भी आप सामान खरीदेंगे तो सब्सिडी आएगी। तो ये कह कह के मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। और इतने मतलब एक एक दिन में 100 फॉर्म, आधार कार्ड और बैंक के खाते मेरे पास आ जाते थे। तो ऐसे मैंने काम किया, और करते करते आगे बढ़ता चला गया। और जब मेरा पैसा आया, तो लोगों को दिखाता था कि ये मेरी सब्सिडी आ रही है, लोगों को बताने की। तो आप भी लोगों को बताओ, आपको बताने की सब्सिडी आई। तो ऐसे करते करते मेरा काम चलता चला गया, और 11 महीने में कार मिल गई। तो मैं कार चलाना जानता ही नहीं था। जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया, तो बोले उम्र ज्यादा हो गई,
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आज 4 गाड़ियां मिल गई, लेकिन चलाना नहीं जानता आज भी। तो इस टाइप से काम करता रहा। हाईएस्ट इनकम 3,000 रुपये कम, 5 लाख रुपए एक महीने की। और साथ में 6 बार विदेश यात्रा गया। अपनी धर्मपत्नी को साथ लेके गया, कभी हवाई जहाज को छू के नहीं देखा था, बैठ के जाते हैं। तो ये अचीवमेंट है सर। और मेरी डाउन लाइन में 500 लोगों से ज्यादा को कार मिल चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को टाइम दिया। दद्दू जी, हम नतमस्तक हैं आपके आगे कि आप जैसे महान लोग हमारे साथ में बैठकर हम लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तबीयत खराब हो उसके बावजूद भी आप अपना अनमोल समय हमें देते हैं। हम आपके थैंक चरणों यू। में नमन करते हैं दद्दू। बस ऐसे ही थैंक यू आशीर्वाद सर। हम लोगों थैंक पे यू। बनाए रहिए। आपको देखकर हमारे तमाम साथियों के अंदर एक उत्साह का संचार होता है। कल ग्रेट लीडर अमरपाल सर आपका उदाहरण हम लोगों को दे रहे थे। मैं अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी सर, हमारे पूरे वेस्टीज परिवार और वी टीम्स परिवार के लिए दद्दू एक बहुत बड़े मील का पत्थर हैं, और इनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और अभी जैसा कि आपने दद्दू का टेस्टिमनी करा दिया, तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे हमारे जो नए साथी जो अभी तक दद्दू से परिचित नहीं थे, उनको भी पता चल गया होगा कि ये वेस्टीज, और वेस्टीज में भी अगर वी टीम का हम हिस्सा है तो हमारी तरक्की कितनी बड़ी है, कि अगर दद्दू जैसे लोग इस कंपनी का हिस्सा बनके और वी टीम्स का और विवेक सर के सानिध्य में काम करके इतनी बड़ी उपलब्धि ले सकते हैं, और इस अवस्था में भी हमारे आपके साथ बने हुए हैं। अदर प्रोफेशन में 60-62 साल के बाद ही लोगों को बाहर कर दिया जाता है, आज भी दद्दू हमारे साथ हैं, है ना। तो ये है पावर इस प्लेटफॉर्म का, ये है पावर इस एजुकेशन सिस्टम का, जिसको करके दद्दू जैसे लोग हमारे बीच में है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें खुद तय करना है ना। समझदारों के लिए इशारा काफी है। तो थैंक यू सो मच हमारी तरफ से दद्दू, आपने अपना कीमती समय दिया, और एक बार फिर से ऊर्जा का संचार आज के इस मॉर्निंग सेशन में आपके द्वारा हो गया। तो थैंक यू सो मच। आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत है आपका। जी सर, प्रणाम सर। और सबसे पहले प्रणाम करता हूं आदरणीय दद्दू जी को, राजपूत सर को। सर हमारे भी प्रेरणा स्रोत हैं और कई बार सर से भेंट हुई है। मैं जगत बहादुर सिंह प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में जाग्राफी लेक्चरर हूं, और आज आपका नमन करता हूं सर कि आज आपने सफलता की कुंजी सबको दे दी है। अब इस कुंजी का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं, क्योंकि बिना कुंजी के इस्तेमाल किए सफलता का ताला नहीं खुलेगा। तो जिन्हें सफलता का ताला खोलना है, उनको इन कुंजियों का इस्तेमाल करना ही है, जो सफलता की कुंजी 5 स्वर्णिम नियम में आपने दी है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो औसत है यहाँ पर 10, 6, 3 और 1 का, 10 संभावित ग्राहकों से मिलेंगे तो 6 ही आपकी सुनेंगे, 4 तो पहले ही नहीं सुनेंगे, जिसमें कि 3 तैयार होंगे काम करने के लिए और उसमें एक ही काम करेगा। हाँ, एक उसमें से आपका यूजर बन जाएगा। तो आज जो सर ने बताया कि अब इसमें जो लोग कार्य करेंगे तो उनके औसत में भी सुधार आएगा। और आदरणीय सर, एक आध मिनट का वक्त हो तो मैं एक उदाहरण के द्वारा इसे बताऊं। आप जी अपनी बात को कह लीजिए सर। आप इतने आदरणीय हैं, आपको टाइम अपना भी दिखता है। बनाए मैंने बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग में इस नियम को तो अपनाता ही हूँ। मैंने अपने कॉलेज के लिए 2 साल पहले एक पूरा छात्र सम्मेलन था, उसके लिए धन की आवश्यकता हुई और प्रधानाचार्य हमारे बहुत परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि इतने धन की जरूरत है, अभी कैसे होगा। और बहुत से हमारे साथियों को उन्होंने भेजा और वो काम नहीं हो रहा था। मैंने आदरणीय विवेक सर की मिली हुई एजुकेशन जो एसटीएम में मिलती है उसका इस्तेमाल किया, और महज 4 दिन में वह काम कर लिया था। तो उसी के माध्यम से मैं यहाँ पर कुछ समझाना चाह रहा था। मैंने 60 लोगों की लिस्ट बनाई, एक अच्छी सी प्रस्तुति तैयार की, और सबके पास जाकर जो व्यवसायिक कॉलेज के लिए विज्ञापन लाना था, तो मैं 60 प्रतिष्ठित संस्थानों की लिस्ट बनाकर मैं 30 से ही मिला था,
और जितना धन विद्यालय चाहता था उससे ज्यादा 30 लोगों में ही आ गया था। तो हमने क्या किया, अब जो है समस्या कहाँ थी, हमको उन लोगों के पास जाने भर की समस्या थी, इकट्ठा करना तो कोई समस्या था ही नहीं। जैसा कि इस अध्याय में जिसको आपने पढ़ा, यह भी बता रहा है कि बिजनेस में कोई समस्या नहीं, बिक्री की कोई समस्या नहीं, केवल आपको अपना सुनियोजित ढंग से प्रस्तुतिकरण तैयार करना है और लोगों से मिलना है। और आज सर आपका और आदरणीय अमरपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आज आपने जो बेसिक नॉलेज दिया है, अगर इसको वास्तव में कोई आत्मसात कर ले, आत्मसात करना मतलब अपने में उतार ले, सर सफलता से उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये बहुत ही बड़ा, आज जो पहले कहा जाता था ना हमारे धार्मिक कथाओं में, अमोघ अस्त्र, यानी वो अस्त्र जो कभी बेकार नहीं जाएगा, वो सफल होकर के ही लौटेगा। आज आपने वो अस्त्र दिया है, और इसके लिए सर मैं आपका नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ सर। बहुत बड़ी चीज है सर, धन्यवाद सर, यही बताना था जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी। लीडर्स, अगर आप लोगों की कोई सवाल हो आज के सेशन से संबंधित, बहुत ध्यान से समझिएगा, आज के सेशन से संबंधित कोई सवाल हो जो आप ग्रेट लीडर अमरपाल सर से पूछना चाहते हो, हैंड रेज कर दीजिए। हम आपको बहुत जल्दी से मौका दे रहे हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। तो अगर जायज सवाल आपको लग रहे हो जो आप नहीं समझ पाए, तभी हैंड रेज कीजिएगा, बाकी हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। आर के गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। 200 पीवी पर डे सर। सर, दद्दू जी के साथ इस समय हम हैं, और हमारा अपलाइन जो है, जो कुछ है सब दद्दू ही है। और दद्दू से मुझे क्या मिला है सर इतने दिनों में, हेड ऑफिस का सर कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे हेड ऑफिस का कोई स्टाफ हो, दद्दू की बात को कोई टाल नहीं सकता। किसी भी सीट पे हम जाए, कहीं पे भी कोई काम हो, तो सर दद्दू का नहीं चलेगा, चाहे पढ़े लिखे का टल जाए। दूसरी चीज, अभी दीपक सूद से ही सर ने हमारी मीटिंग कराई थी, सर और सर सर मुझे सर इतना। सर सर मैं यहाँ पर रोकना जी, चाहूंगा। जी सर। पर्सनल चीजों को यहाँ पर हमें नहीं करना है डिस्कस, हमें आज के सेशन पर ही रहना है। नहीं तो ये जी हाँ। सेशन, क्योंकि देखिए ये सेशन एयर होता है, ये जी सर। बाद में लाखों लोग इसको सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो इस सेशन से जी। संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप ग्रेट लीडर अमरपाल सर से कर मैं सकते हैं, हाँ, बाकी बाकी मैं चीजों सर, के लिए अलग। ठीक ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर। मैं ओके। इसको ये बताता हूँ कि जो औसत का जो सवाल है, जो सवाली जवाब है जिसको आपको इस समय पढ़ा जा रहा है, मैंने सर इस पुस्तक को सन 2000 से जिया है। और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में था, वहां भी इस पुस्तक का ही पूरा वर्णन था, और जीवन बीमा का इसमें पूरा परिचय भी आया है। और मैंने इस पे सर रिजल्ट लिए हैं, 100% काम करता है। और इसी पर सर आज हम अपना वेस्टेज में काम कर रहे हैं। एक हमारे मतलब जो है, जो वरिष्ठ भगवान का ही रूप है, हमारे श्री आदरणीय गौतम वाली सर, उन्होंने अभी एक ट्रेनिंग में इसका मतलब जो है उदाहरण दिया था थैंक यू कि सर, सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम बहुत ओवर हो रहा है गुप्ता साहब, मुझे सॉरी, मजबूरी में आपको रोकना पड़ रहा है। लेकिन अपने बाकी के साथियों से भी मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आपका आज के सेशन से संबंधित कोई सवाल है, देखिए तारीफ के लिए मुझे मालूम आपके दिल में तारीफ होगी तो हिलोरे चल रहे हैं, सेशन बहुत बढ़िया है, अमर अमर सर कर रहे हैं तो सेशन तो बढ़िया होगा ही हो। किताब इतनी बढ़िया है कि उसको अगर आप भी करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और रिजल्ट मिलते हैं। हम अभी तारीफ करवाने के लिए ओपन नहीं कर रहे किसी को, हमें सिर्फ इतना पूछना है, यदि आप कुछ नहीं समझ पाए, कहीं पर हिल गए हुए हैं, तो आप इस सेशन से उस सवाल को लेकर ना जाए, यहाँ से आपको जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर बैठकर तारीफों के पुलंदे बांधना नहीं। हम सारे लोग स्टूडेंट हैं और सारे लोग पढ़ रहे हैं, अमरपाल सर भी स्टूडेंट है, तो फिर हमारे गुरु तो विवेक सर हैं, उनसे सीख कर हम लोग आए हैं और आपस में पढ़कर एक दूसरे को भाई भाई बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जितेंद्र जी आइए, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी सर, गुड मॉर्निंग टू अंडर पर डे। गुड जितेंद्र मॉर्निंग। कुमार जी यहाँ बाजार अपलाइन रामजी प्रजापति सर हैं। सर मेरा सवाल यही है सर से कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बार बार किसी को इनवाइट करने के बाद भी वो अगर नहीं कर रहा है समय देने के बाद, तो उसको सर किस तरह से फिर इनवाइट किया जाए, कौन सा स्किल इस्तेमाल किया जाए सर?
नए व्यक्ति को ट्राई करिए। यस सर, थैंक यू सर। राम नारायण सिंह जी, आइए, स्वागत है। यस सर, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग 200 पीपल पर डे। मैं रामनारायण सिंह, एमपी सिंगरौली से हूँ। मेरा तीसरा नियम नंबर 3 सवाल है सर कि नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। ये ढर्रे वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा सर। जी, ज्यादातर लोगों के पास मतलब आसान शब्दों में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई हथियार है और उसमें धार आप नहीं लगा रहे हैं और उसी से लकड़ी काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो काम करेगा? नहीं सर। तो जब हम वेस्टीज ज्वाइन करते हैं और वेस्टीज करना शुरू कर देते हैं तो हमारी नॉलेज और हमारी स्किल कुछ और लेवल पे होती है ना। लेकिन अगर उसमें जी हम सुधार नहीं करेंगे, है ना, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे नहीं, अपनी स्किल को और डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने के बाद भी हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से हम परिणाम चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगा। जी सर। मतलब आसान शब्दों में ओके ऐसे सर। समझिए, लकीर का फकीर बन के काम नहीं करना, बल्कि हमें जिस हिसाब से हम ग्रोथ चाहते हैं उसके हिसाब से हमारी नॉलेज और हमारी स्किल और हमारी सब चीज अपडेट करते जाना है। ठीक है सर? जी सर, तो ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज जितने लोगों ने हैंड रेज किया था, हमने करीब करीब सबको सुन लिया है और अब इस सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं। ऐसे में बलवीर उदयपुर से हैं, वो ये सोच रहे होंगे मेरा तो हैंड रेज है, मुझे नहीं सुन रहे। आपका कैमरा बंद वीडियो है। ऑफ है, आपका वीडियो ऑफ है और ये हमारे नियम के विरुद्ध है कि हम आपको सुने। तो आज के सेशन को अब यहाँ पर हम लोग क्लोज करने जा रहे हैं। आप सब लोग को इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिला होगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। और जी सर, लास्ट में एक लाइन केवल बोलना चाहूंगा कि आप में से जितने लोगों ने अभी तक आज के कल और आज से जो हमारा पहला कदम है जो आपने समझा, इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि ना से मत घबराइएगा, क्योंकि जब तक ना का आप सामना नहीं करेंगे तब तक हाँ आपको मिल नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि बगैर ना किए लोग प्रोडक्ट ले लें, बगैर ना किए लोग ज्वाइन कर लें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर हमने चलना भी सीखा है तो हम गिरे हैं, और कितने बार गिरे हैं और कितने बार गिरने के बाद फिर हम चलना सीख पाए हैं। सेम यहाँ पे भी पैटर्न है। तो ना से, चूंकि ज्यादातर लोग जो घबराते हैं वो ना से ही, ज्यादातर लोग जो घबराते हैं वो सामने वाला क्या पूछेगा प्री जज करके, ज्यादातर लोग जो घबराते हैं कहीं हमारा मतलब बेइज्जती ना हो जाए। तो टेंशन मत लीजिए, आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, सबसे बढ़िया हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम है। अनावश्यक दिमाग में किसी भी चीज का आप फोबिया मत बनाएं। आप उतरें, आप फील्ड में जाएं, आप चर्चा प्रचर्चा शुरू करें, अपने अगल बगल वालों से शुरू करें। इससे ये सबसे बड़ा फायदा होगा। लोग आपका प्रोडक्ट लें ना लें, जुड़े ना जुड़े, लेकिन सबसे नेक काम जो आप कर पा रहे हो ना, अपने बारे में आप सबको मैसेज दे रहे हो कि आप वेस्टीज कर रहे हो, आप वेस्टीज कर रहे हो। तो ये एक मैसेज जाना भी लोगों को जरूरी है, नहीं तो आपके पड़ोसी को कोई दूसरा ज्वाइन करा के चला जाएगा। ठीक है? अब हाँ, अगर आप चाहते हैं कि काम ना बिगड़ने पाए तो उसके लिए आपका यही तो एक नेक व्यवसाय है, एक तो एक प्यारा व्यवसाय है, जहां पे अगर आप चाहते हैं कि हम सीख भी जाएं और नुकसान भी ना हो, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग और अलाइन अपलाइन को कोई भी नया काम करने से पहले फोन कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देगा। तो आपका नुकसान भी कम होगा और एवरेज आपका सुधरता चला जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे दद्दू ने बताया कि नियम तो काम करता है। एसटीए में भी आप में से कई लोग जा चुके हैं और वहां पे भी आपको पता चल चुका है कि नियम तो काम करता है। आप अनजाने जानबूझ के कर दो या अनजाने में कर दो, तो ज्यादा से लोगों से मिलने का काम आपको बंद नहीं करना है, चाहे हम 5%er हों या हम टॉप लेवल पे हों। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी किसी साथी ने हमारे एक चैट बॉक्स में लिखा है कि हेडिंग एक बार फिर से बता दीजिए। तो हेडिंग अगर जिन लोगों ने नहीं नोट किए हैं, नोट कर लीजिए। खंड 1, पहला कदम। इस चैप्टर का नाम है पहला कदम, खंड 1, सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। ये हेडिंग है। इसमें 5 नियम क्या है? वो नियम, पहला है ज्यादा लोगों से मिले, दूसरा है ज्यादा लोगों से मिले, और तीसरा है ज्यादा लोगों से मिले, और चौथा नियम है औसत के नियम का प्रयोग करें।
औसत के नियम का प्रयोग करें। और 5वें नंबर का नियम है अपना औसत सुधारें। राइट, इन पर काम करेंगे। मिलते और हैं सर कल। छठा नियम भी बता दीजिए इनको कि सवाल ही जवाब है, किताब खरीद लें। जी। ये नियम जितना जरूरी है, ये पहले से भी पहले लिख लीजिएगा, फिर आप खरीदें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कल मिलते हैं हम सब लोग टाइम।